गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल वेल। आज बेटा कंटिन्यू करेंगे हम हॉट सेक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी के साथ। यू जस्ट नीड टू फॉलो माय कर्सर एंड आई हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पार्ट्स। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं अपना हॉट सेक्शन। बजट इज नॉट मियरली अ स्टेटमेंट ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स। सिर्फ रिसीट्स और एक्सपेंडिचर का एक स्टेटमेंट नहीं है। सिंस इंडिपेंडेंस ये क्या बन गया, जब हमने 5 ईयर प्लान लॉन्च किए तो एक सिग्निफिकेंट नेशनल पॉलिसी स्टेटमेंट बन गया। आई रिपीट, इट हैज बिकम अ सिग्निफिकेंट नेशनल पॉलिसी स्टेटमेंट। बजट रिफ्लेक्ट्स एंड शेप्स व्हाट अ कंट्रीज इकोनॉमिक लाइफ एंड इज इन टर्न शेप्ड बाय द कंट्रीज इकोनॉमिक लाइफ। यानी कि बजट जो है वो कंट्री की इकोनॉमिक लाइफ को शेप करेगा, और कंपनी और एक कंट्री की इकोनॉमिक लाइफ कैसी है वो शेप करेगा हमारा अगले साल का बजट। इट मींस कि अब इस साल हमें एक्सपेंडिचर ज्यादा दिखाना है या हमें रेवेन्यू ज्यादा दिखाना है। इट मींस व्हाट पॉलिसी विल द गवर्नमेंट अडॉप्ट, दैट इज अ पॉलिसी ऑफ डेफिसिट बजट और सरप्लस बजट, राइट? Along with the budget, three policy statements are mandated by the FRBMA. This is Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003. I repeat, Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003. ये क्या कहता है? इसके अंदर जो 3 कंपोनेंट्स हैं वो क्या है? The very first comes the medium term fiscal policy statement. I repeat, the medium term फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। अभी क्या कहता है? इट सेट्स अ 3 ईयर रोलिंग टारगेट। कितने साल का? 3 साल का रोलिंग टारगेट फॉर स्पेसिफिक फिस्कल इंडिकेटर्स, और उसको एग्जामिन करता है कि वेदर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैन बी फाइनेंस्ड थ्रू रेवेन्यू रिसीट्स ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस, बिकॉज वन टाइम नहीं चलेगा, इट हैज टू बी ऑन सस्टेनेबल बेसिस। सेकेंड, वो क्या एग्जामिन करता है? हाउ प्रोडक्टिवली the capital receipts including market borrowings are being utilized. I repeat, कि जो capital receipts आ रही हैं including market borrowings, उनका best utilization कैसे करें, right? The second comes the fiscal policy strategy statement. The fiscal policy strategy statement अभी क्या कहता है? देखिए, it sets the priorities of the government. कहाँ? For the fiscal area and examines the current policies. उसमें current policies क्या हैं और उसमें जो डिविएशन आ रही है उसकी इंप्लीमेंटेशन में कितना टारगेट हम अचीव कर पाए या नहीं कर पाए, उसको ये जस्टिफाई करता है कि हम क्यों नहीं कर पाए, राइट? लास्ट कम्स द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक पूरे देश की बात हुई। अभी क्या बताता है? इट असेसेस द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी विद रिस्पेक्ट टू, वो टू क्या है? द वेरी फर्स्ट कम्स रिस्पेक्ट टू जीडीपी ग्रोथ, फिस्कल बैलेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल बैलेंस। इसका मतलब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका फिस्कल बैलेंस कितना जा रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक्सटर्नल बैलेंस। अब यहां पे आपको नोट करनी पड़ेगी एक बात, फ्रॉम द ईयर 97-98 जब हमने ये बजट लॉन्च किया 97-98 में, तो द प्रैक्टिस ऑफ शोइंग बजट डेफिसिट हैज बीन डिसकंटिन्यूड इन इंडिया, और उसके यानी कि हम टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स दिखाना बंद कर दिया। ऑल्दो इट एग्जिस्ट, लेकिन हम दिखाते नहीं है। नाउ वी शो मोनेटाइज्ड डेफिसिट। अब डेट क्या है? एज अ सोल प्रोप्राइटर अगर आप डेफिसिट में हैं तो आप उसको फाइनेंस करेंगे अपनी बोरोइंग से। लाइकवाइज एक गवर्नमेंट क्या करेगी? वो भी थ्रू टैक्सेशन, बोरोइंग, प्रिंटिंग करेंसी, सेलिंग ऑफ एसेट्स, इन सब तरीकों से अपने डेफिसिट को पूरा करने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट लगातार बोरो करती रहती है, इफ इट कंटिन्यूज टू बोरो ईयर आफ्टर ईयर, then there would be accumulation of debt. Accumulation of debt means more of interest payments. More of interest payment means increased debt. Getting my point? तो और debt बढ़ता जाएगा जिससे कि debt trap में गवर्नमेंट फंस जाएगी। Now let us shift on to the perspectives of debt. कि क्या क्या होता है debt में? क्या debt एक burden है और the issue of financing a debt? अब इन दोनों को हम इंटरलिंक्ड तरीके से पढ़ेंगे कि burden क्या debt है, तो डेट क्या बर्डन है, और क्या क्या इश्यूज आते हैं हमें टू फाइनेंस आवर डेट। देखिए, गवर्नमेंट टेक्स डेट, द गवर्नमेंट ट्रांसफर्स बर्डन ऑफ रिड्यूस्ड कंजम्पशन ऑन फ्यूचर जनरेशन। इसका मतलब समझ रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ने, इसका मतलब समझिए, अगर आज गवर्नमेंट ने डेट लिया तो उसका बर्डन जो है वो फ्यूचर जनरेशन में पड़ेगा,
क्यों? देखिए, और कैसे पड़ेगा? गवर्नमेंट इश्यूज बॉन्ड एट प्रेजेंट बट मे डिसाइड टू पे ऑफ सम 20 years फ्रॉम रेजिंग टैक्सेस। सी, या तो गवर्नमेंट आज टैक्स लगाएगी, अगर आज टैक्स नहीं लगाएगी तो गवर्नमेंट आज बोरो करेगी। जब बोरो करेगी तो वो करेगी फॉर से 20 years के लिए उसने बॉन्ड्स इशू किए, तो क्या होगा? दे वुड बी चार्जिंग लेटर। समझिए, आपसे लिया हुआ लोन गवर्नमेंट आपसे ही लिए हुए टैक्सेस से रीपे करती है। ठीक है पॉइंट? आपसे लिया हुआ लोन गवर्नमेंट आपके दिए हुए टैक्सेस से ही रीपे करती है। ठीक है जी? तो आज टैक्स नाउ करें या टैक्स लेटर करें, अल्टीमेटली बर्डन पड़ेगा आपके ऊपर, यानी कि सिटीजन्स के ऊपर। अगर हम टैक्स नाउ कर रहे हैं तो आज आपके ऊपर पड़ेगा, अगर हम टैक्स लेटर कर रहे हैं तो आपकी फ्यूचर जनरेशंस के ऊपर बर्डन पड़ेगा। क्लियर है? तो यंग जनरेशन क्या करेगी? उनकी डिक्रीज हो जाएगी डिस्पोजेबल इनकम, जिससे कि नेशनल सेविंग्स कम हो जाएगी, तो लेस होगी लिक्विडिटी मार्केट में, तो फाइनेंस जो है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए कम रह जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट आ गई और गवर्नमेंट ने ज्यादा लोन मांगा। अब यहां पे हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट का, कि जब गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वजह से, गवर्नमेंट की हाई डिमांड ऑफ बोरोइंग्स की वजह से प्राइवेट सेक्टर के लिए ज्यादा पैसा अवेलेबल नहीं रहता बोरोइंग के लिए, लेंडिंग के लिए, तो क्या करते हैं? होता क्या है? द प्राइवेट सेक्टर हैज बीन क्राउडेड आउट बाय द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर है जी? अब इस इन्वेस्टमेंट को हम कहां लगाएंगे? अगर इन्वेस्टमेंट कम हुई तो कैपिटल फॉर्मेशन कम और उससे होगी ग्रोथ कम। अब यहां पे आर्ग्यूमेंट आता है कि लोग क्या हैं? या तो लोग शॉर्ट साइटेड हैं, या फिर लोग फॉरवर्ड लुकिंग है, या फिर लोग फॉरवर्ड लुकिंग है। गेटिंग माय पॉइंट? अगर लोग शॉर्ट साइटेड है तो क्या होगा? समझिए, वो कंटिन्यू विद द सेम लेवल ऑफ एक्सपेंस और इवन में इंक्रीज देन। उनको ये रियलाइज नहीं हो रहा है कि गवर्नमेंट ने टैक्स लेटर की पॉलिसी अपनाई है, तो आज वो सेम लेवल पे खर्चा करेंगे या फिर वो उस खर्चे को बढ़ाएंगे। समझ रहे हैं? दे आर नॉट फोर साइटेड कि फ्यूचर में जो हमें रीपे करेगी हमारी गवर्नमेंट हमारा ही लिया हुआ लोन, वो कैसे करेगी? वो आपको टैक्स करेगी। गेटिंग माय पॉइंट? आपसे टैक्स चार्ज करेगी। गेटिंग माय पॉइंट? अब जो फॉरवर्ड लुकिंग लोग हैं वो समझते हैं कि फ्यूचर जनरेशंस पे लोड पड़ने वाला है और वो आज सेविंग बढ़ा देंगे। तो जब ऐसा लोग सोचते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिकार्डियन इक्विवेलेंस। अब लोगों की आज सेविंग्स बढ़ रही है जो ऑफसेट कर देंगे किसको? गवर्नमेंट की डिस सेविंग्स को। किसको? डिस सेविंग्स को। गेटिंग माय पॉइंट? अब हम कहते हैं वाई इक्विवेलेंस। हमने ये रिकार्डियन इक्विवेलेंस नाम क्यों दिया? अब इक्विवेलेंस का मतलब है चाहे गवर्नमेंट आज टैक्स करे, चाहे गवर्नमेंट आज बोरो करे, दे आर इक्विवेलेंट मींस ऑफ फाइनेंसिंग द गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर। गेटिंग माय पॉइंट? कि आज गवर्नमेंट जो मर्जी करे, गवर्नमेंट ने आपसे ही पैसा लेना, चाहे आज टैक्स कर ले या फिर 20 साल बाद। नाउ वी हैव अदर पर्सपेक्टिव्स ऑफ डेफिसिट्स एंड डेट्स। तो पहला हमारे पास आता है डेफिसिट्स आर इन्फ्लेशनरी। ये क्रिटिसिज्म है। यस, जब एक्सपेंस ज्यादा होगा रेवेन्यू से तो गवर्नमेंट को ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। ज्यादा खर्चा करेंगे तो एडी तो बढ़ेगा लेकिन साथ में इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? दूसरा, कट इन टैक्सेस। इससे इंक्रीज होगी डिस्पोजेबल इनकम। जब आपकी डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होगी तो आप ज्यादा खर्चा करेंगे एंड इन्फ्लेशन वुड बी देयर। क्राउडिंग आउट इफेक्ट ये हम पहले कर चुके हैं कि गवर्नमेंट की ज्यादा बोरोइंग्स की वजह से प्राइवेट सेक्टर इज क्राउडेड आउट ऑफ द मार्केट टू टेक लोन्स। इफ गवर्नमेंट डेफिसिट सक्सीड्स इन देयर गोल ऑफ रेजिंग प्रोडक्शन, तो होगा क्या? लोन अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया। अब हम कहते हैं कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ेगी तो सेविंग्स बढ़ेगी। अब मैं बड़ा छोटा सा एक पार्ट समझाता हूं कि अगर ये फोर्थ वाला पार्ट में हम इसमें कंबाइन करके चलते हैं। ये कहता है कि आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पे करना है, यानी कि जो गवर्नमेंट ने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है लोन पे, दैट इज 7%, राइट? लेकिन जब उन्होंने उस पैसे को इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद जो उनको रिटर्न्स आ रही हैं दैट इज ऑफ 10%। तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने उस पैसे को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करा है, जिसकी वजह से अब क्या हो रहा है? 7% गवर्नमेंट ने रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, लेकिन 10% उसके ऊपर ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट अपने लोन को अपनी इनकम से ही ऑफसेट कर लेगी, ना कि आपके ऊपर टैक्स लगेगा। तो जिससे कि देयर विल बी नो बर्डन ऑन द फ्यूचर जनरेशन। क्लियर है जी?
द ग्रोथ इन डेट विल हैव टू बी जज्ड बाय द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, कि एज एन इकोनॉमी कितना बढ़ रहा है, हमें बेनिफिट हो रहा है, यस, तो वो कितना डेट ले रहे हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। नाउ इज व्हाट डू वी मीन बाय डेफिसिट रिडक्शन। अब डेफिसिट रिडक्शन का मतलब है कि अपने डेफिसिट को कम कैसे किया जाए, उसके दो मेजर तरीके हैं। वेरी फर्स्ट, increase the taxes and second is reduce the expenditure. Getting my point? तो जब आप टैक्सेस इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव इन नेचर, तो नुकसान हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट जो है उसको ऐसी एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज वो कर रही है उसको मोर एफिशिएंट बनाना पड़ेगा, यानी कि विद बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ पुटिंग इन प्लेस सेल्फ इंपोज्ड रिस्ट्रिक्शंस, उन्हें खुद डिसाइड करना है कि मैंने इस प्री डिटरमिन्ड लेवल से ज्यादा खर्चा नहीं करना। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ डेफिसिट इंक्रीज इन रिसेशन एंड फॉल्स इन बूम इवन विद नो चेंज इन फिस्कल पॉलिसी, ट्रू और फॉल्स? बताइए। द आंसर इज ट्रू, क्योंकि जब रिसेशन बढ़ता है तो क्या होता है, जीडीपी गिरता है। जीडीपी गिरता है तो डिक्रीज होता है टैक्स रेवेन्यू। जब टैक्स रेवेन्यू डिक्रीज होगा, वो क्यों होगा, क्योंकि फर्म्स और हाउस होल्ड जो है वो कम कमा रहे हैं, तो रिसेशन में डेफिसिट बढ़ेगा। और बूम में क्या होगा बताइए, हमारा डेफिसिट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब जीडीपी बढ़ेगा तो क्या होगा, इंक्रीज होगा टैक्स रेवेन्यू। इसका मतलब फर्म्स और हाउस होल्ड जो है दे आर अर्निंग मोर, सो दे आर पेइंग मोर। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर वाला पॉइंट याद कीजिए, हमने किया था लास्ट वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी जेन्युइन डाउट यू कैन गो डाउन टू द कमेंट सेक्शन एंड आस्क योर जेन्युइन कमेंट्स, दे वुड बी आंसर्ड वेरी थॉरली। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर।